आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। भूगोल का खंड ख जल संसाधन हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर हम लोग यह देखेंगे, यह पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में जल की कितनी महत्व है तथा जल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं तथा जल कहाँ कैसे पाए जाते हैं तथा कितने हिस्से में कौन सा जल कहाँ पे है। 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं, वो सभी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। शुरुआती करते हैं तो आप पढ़ रहे हैं ज्ञान मंदिर कोचिंग सेंटर के माध्यम से। आपने वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा टीवी समाचार पत्र या आकाशवाणी पर। देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विविधता अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई थी। अर्थात 2008 में उत्तर प्रदेश के कोसी प्रदेश में एक बाढ़ आया था, जिस बाढ़ में बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसानें हुई थी। हालांकि आप लोगों ने सिर्फ सुने होंगे। यह जानकारी आपको जानकर यह घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाना सभ्य भी रचते हैं। अर्थात कहता है कि आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि एक तरफ जल क्या करता है, मानव के लिए दुखदाई भी होता है, मानव के लिए समस्या भी उत्पन्न करता है, और एक तरफ से देखा जाए तो यह अच्छा भी करता है, मानव को सुगम जीवन यानी कि जीवन जीने के लिए सरल कर जाता है। यही वजह है कि विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी से ही हुआ है। यानी कि दुनिया की हर एक सभ्यता, दुनिया में हर एक देश किस सभ्यता से निकल के आई तो नदी घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ है। आधुनिक औद्योगिक युगों में भी जल की कहीं विद्युत पैदा करने में उपयुक्त हो रहे हैं तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। आज यानी औद्योगिक दुनिया, आज हम लोग इस युग को औद्योगिक युग भी कहते हैं। तो इस युग में भी कहीं जल से विद्युत यानी बिजली पैदा होती है तो कहीं बड़ी बड़ी मशीनों को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी यानी कि जो हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी कि 4 हिस्सा में 3 हिस्से पे पानी है। और ये पानी कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने आपको भूगोल के मतलब बेसिक चीज़ों में हम बताए हुए हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था और पृथ्वी के साथ जल कैसे आया, मनुष्य कैसे आया, पेड़ पौधे कैसे आए। इन स्रोतों का ये जल होता है क्या, तो ये जल, इसमें सबसे ज़्यादा जल क्या होती है तो लवणीय जल होता है। सबसे ज़्यादा जल कौन सा पाया जाता है तो लवणीय जल पाए जाते हैं, है ना। और अगर स्वच्छ जल सतह जो होता है, स्वच्छ जल जो पाया जाता है, आपको बता दें कि जो स्वच्छ जल होता है वो कहाँ से पाई जाती है तो भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है तथा इन स्रोतों का सतत नवीकरणीय पुनर् जल चक्र द्वारा होता है। जल चक्र गतिशील होते हैं, जिस कारण जल का नवीकरणीय निर्बंध गति से होती है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। तो जल कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, हम लोग पहले ही पाठ में पढ़ चुके हैं। फिर भी विश्व के अनेक देशों का क्षेत्र जल से प्यासा है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन उसे ही न कहते हैं जो पुनः प्राप्त किया जा सके। लेकिन 3/4 भाग में जल होने के कारण भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी उस देश के लोग, उस क्षेत्र के लोग प्यासे रहते हैं। अर्थात पानी पीने के लिए नहीं होता है, कहीं और से पानी मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रहा थोड़ी सी। अब चलते हैं जल के स्रोत।
यानी जल के कौन कौन से स्रोत है, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं जल। ठीक है, ये हमारा रहा जल का स्रोत। पृथ्वी के अधिकतर सतह पर जल की उपलब्धियों के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? तो पृथ्वी के अधिकांश सतह पर उपस्थित जल के कारण, यानी कि पृथ्वी पर अधिकतम जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह का संज्ञा यानी नाम दिया गया है। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी प्राणी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन जल भी है, तो जल के वजह से भी जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। अच्छा, तो जल के स्रोत कितने होते हैं? तो जल के स्रोत 4 होते हैं। पहला भूमिपृष्ठ जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। ये 4 प्रकार के आपका जल का स्रोत होता है। पहला भूमिपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत, तीसरा वायुमंडलीय और चौथा महासागरीय। अब लिख सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं कि भूमिगत जल का स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। पहला भूमिगत जल, भूमिपृष्ठीय जल, भूमिगत, वायुमंडलीय और महासागरीय। ये 4 प्रकार से जल को हम लोग पाते हैं या प्राप्त करते हैं। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागरीय सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र है। यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा जल किस में रहता है, सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, तो महासागरों में। अब जानते हैं महासागर क्या है? महासागर बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ जल का ही सबसे ज़्यादा संख्या होती है। तो वहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा जल का जो भंडार है वो महासागरों में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी गई है। किसका संज्ञा दी गई है? तो जलधि का संज्ञा दी गई है इसी कारण से। अब इतना समझ आया, अगला चैप्टर देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगे आते हैं कि जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि क्या है कि 2 पृष्ठों से क्या होता है, जीवन में भूमिपृष्ठ और भूमिगत जल का ही सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। यानी कि इंसान को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग करना है तो वह 2 पृष्ठीय यानी भूमिपृष्ठीय और भूपृष्ठीय, यही जल का हम लोग मनुष्य प्रयोग करते हैं। महासागरीय जल को नहीं करते हैं क्योंकि महासागरीय जल अधिकांश जल लवणीय जल होते हैं। पहला है जो आपका यहाँ भूमिपृष्ठीय जल और दूसरा है भूमिगत। ये 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण है, हम 2 चीज़ को अभी देखते हैं। पहला है कि धरातल पर भूमिपृष्ठीय जल, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्णन है। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्णन है। वर्णन का लगभग 20% भाग वाष्पीय होकर वायुमंडल में चला जाता है। ध्यान रहे कि 20% भाग क्या होता है, भाप बन करके। आप देखते हैं कि भूपृष्ठीय जल जो होता है, भूमि के ऊपर जो भूमिपृष्ठ होता है, भूमिपृष्ठ ऊपर जो जल होता है, मूल स्रोत जो होता है वर्म करके उसका 20% भाग वाष्प होकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि आपने देखे होंगे कि बारिश होता है और धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ छोटे छोटे अंशों में निकलने लगता है। यह अंश भूमिगत हो जाते हैं, जबकि अधिकांश यानी कि कुछ अंश जो होते हैं, आप जो पानी बरसती है यानी वर्षा होती है, वर्षा से एक उदाहरण लेते हैं। जब वर्षा होती है तो भूमि पर जल आता है, उसका कुछ प्रतिशत जल फिर वापस आसमान में वाष्प बन के निकल जाता है। ठीक है, और कुछ पृष्ठ जो होते हैं यानी कि कुछ परसेंटेज जो होते हैं भूमिगत हो जाते हैं, यानी भूमि के अंदर समा जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं जबकि अधिकांश यानी कि कुछ परसेंट 20% भाप बनता है, कुछ परसेंट अंदर चला जाता है और बाकी जो बचता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो कहाँ जाता है, तो वो चला जाता है आपका, जबकि अधिकांश भाग नदी, नाले, झील, तालाब तथा तैल तरिया में मिल जाते हैं। यानी कि नहरों में, बांधों में, इसमें जा कर के अधिकांश पानी मिल जाते हैं। बारिश का मौसम होता है, बारिश जब होती है तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ी मोड़ी पानी ज़मीन के नीचे हो जाती है,
थोड़ी ऊपर चल जाता है और बाकी जो पानी बचती है वो नदी नाले में बह जाते हैं। शेष जल महासागर एवं महासागरों में जा मिलती है, सागर एवं महासागरों में जाकर के मिल जाती है। अब मान लीजिए जो अधिकतम पानी होता है, क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी पानी मिल करके एक नहर या नाले का भर जाता है, और भराव जो होता है वो उसमें ज़्यादा पानी होती है, और वो पानी धीरे धीरे छोटी नाली से बड़ी नाली में जाता है, बड़े नाले से फिर बड़े नाले में, और उस नाले से मिलते मिलते महासागरों तक पहुँच जाती है। उपयुक्त ये सभी भूमि पृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूमि पृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। यानी कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले ये सभी जल भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। समझ में आया कि भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? यानी कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले वह जल जो कुछ परसेंटेज यानी कि कुछ अंश उसका भूमि के अंदर समा जाते हैं, 20% वाष्प हो जाता है, और जो होता है बाकी बचा हुआ वो चला जाता है आपका नदी नाले नहर होते हुए महासागरों में निहित हो जाता है, यानी उसमें समा जाती है। दूसरा है भूमिगत जल, यानी भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर का जल बोल रहा है। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैली आवरण पर जमा तल भूमिगत जल कहलाता है। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों के रस कर, यानी कि जो भूमि के अंदर जो छिद्र होता है उसमें से धीरे धीरे रस करके यानी कि धीरे धीरे समाहित कर कठोर शैली आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे मिट्टी होते हैं जिस मिट्टी पे पानी डालो और मिट्टी तुरंत गीले हो जाते हैं, कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जहाँ मिट्टी पे पानी डालने के बावजूद भी मिट्टी गीले जल्दी नहीं होते हैं। तो वही बोल रहा है कुछ मिट्टी के यानी धरातलीय के छिद्र से रिस कर नीचे तो पानी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे धरातल होते हैं, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पानी रुक जाता है ना, वहाँ जमा हो जाता है, वही जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। यानी कि भूमिगत जल में भूपृष्ठीय जल का क्या होता है? योगदान होता है। हम लोग पहले ही पढ़े कि भूपृष्ठीय जल क्या करती है, वो धीरे धीरे नीचे के कुछ परसेंटेज कुछ अंश का नीचे के जाता है, तो वही रस करके इसमें नीचे आता है, वही भूपृष्ठीय जल होता है। यानी भूमिगत जल भूपृष्ठीय जल के बिना संभव नहीं है। भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम में से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया को एकत्रित जल मौसम जल के नाम से भी जाना जाता है। यानी भूमिगत जल का मतलब हुआ कि वर्षा के धरातलीय छिद्रों से रिस कर जो जल भूमिगत जल में एकत्रित होता है, ठीक है, जो भूमिगत जल में एकत्रित होता है, अर्थात भूपृष्ठीय और भूमिगत जल को मिला करके भूगर्भ में एकत्रित होने वाले जल को मौसम जल के नाम से भी जाना जाता है, भौम जल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर भूमिगत जल के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन जो है उसका वितरण कैसे किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे और फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो इतना ही आज के लिए।